ख़वातीन व हज़रात आदाब। आप हल्ला बोल का फेसबुक लाइव देख रहे हैं। मैं ज़मरुद मुग़ल हूँ। 4-5 दिन से जम्मू और कश्मीर की सियासत के हवाले से, इलेक्शन जब भी होंगे उस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें होने लगी हैं। इलेक्शन के हवाले से नहीं, इलेक्शन में वोट किस किस ने डालना है उस हवाले से अलग अलग बयानात आपके सामने आ ही चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिसर ने उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अब ये मौका है कि जम्मू और कश्मीर में नॉन लोकल्स, जो बाहर के लोग हैं, वो भी वोट कर सकेंगे। और उन्होंने ये कहा कि इसका एक फ़ायदा ये होगा कि तकरीबन 25 लाख नए वोटर जम्मू कश्मीर यूटी को मिलेंगे। उसके बाद कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया है। एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, फॉर्मर एमएलसी हैं। जितने भी इस तरह की कानूनी पेचीदगियां होती हैं उस हवाले से जब हम कुछ अपने लिए सीखने और समझने की कोशिश करते हैं तो हम मुर्तज़ा खान साहब के पास पहुंचते हैं। पहाड़ी और गुज्जर के इश्यूज़ पर भी हमने मुर्तज़ा खान साहब से बहुत कुछ नया सीखा। हम तमाम लोगों ने, गुज्जर लीडर्स ने भी अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा कि अगर मुर्तज़ा खान साहब नहीं होते तो ये वाला पहलू कम से कम हमारे सामने नहीं आता। आज हम बात करेंगे क्या 25 लाख वोटर्स जम्मू और कश्मीर में बनने जा रहे हैं, इसकी कानूनी पेचीदगियां क्या हैं और क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अलग अलग जगहों पर कहा है। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिसर ने यह कहा 25 लाख नए वोटर मिलने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को, और ये तमाम लोग वो होंगे जो जम्मू और कश्मीर के बाहर से होंगे। लोगों का ये कहना है कि जब जम्मू और कश्मीर के लोग बाहर जाके इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी बन सकते हैं, तो अगर बाहर के लोग यहाँ आके वोट डालें या वो इलेक्शन लड़ें तो परेशानी है कहाँ पे? अगर हम बाहर जा सकते हैं तो वो इधर क्यों नहीं आ सकते? सर, शुक्रिया ज़मरुद साहब। मेरे ख्याल से ये जो कंट्रोवर्सी बनी है या बनाई गई है या बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर हम इसको सही तरीके से समझें तो इसके मेरी दानिस्त में दो पहलू हैं। एक तो इसका कानूनी पहलू है और दूसरा इसका सियासी पहलू है। और ये जो आपने जो हवाला दिया, मेरे ख्याल से हरदीश कुमार का हवाला दिया होगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। जी सर। हरदीश कुमार ने कभी ये नहीं कहा है कि 25 लाख लोग यहाँ जम्मू कश्मीर के बाहर से आके रजिस्टर होंगे, बल्कि जो मैंने उनका कोई इंटरव्यू देखा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही, उसमें मुझे ये लगा कि उनका ये कहना था कि 20-25 लाख वोटर्स ऐड होंगे, जिसमें रिवीजन के नतीजे में जम्मू कश्मीर के लोग भी होंगे और हो सकता है उसके बाहर भी हों। अलबत्ता एक बात मेरे ख्याल से उनको ये जो फिगर है ये नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी गैस नहीं कर सकता, और इस तरह का गैस वर्क जो है जिसकी इम्प्लीकेशंस हों, लोगों के अंदर इबहाम पैदा हो, उससे वैसे भी इज्तनाब करना चाहिए। और वो एक जिम्मेदार ऑफिसर है। लेकिन हो सकता है कि आबादी के तनासब में जो अजाफा हुआ है 2011 के सेंसिस और आज तक, उस तनासब को सामने रख के हो सकता है उन्होंने गैस वर्क किया हो, जिसको हमें इतना, मेरे ख्याल से जिसको हम कहते हैं कि टू ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इतना लंबा उसको खींचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस इशू को समझने की जरूरत है। मैंने जैसा कि अर्ज किया, एक इसका कानूनी पहलू और एक सियासी पहलू है। सियासी पहलू पे आपने देखा है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने हुआ हंगामा शुरू कर रखा है, कोई मीटिंगें बुला रहा है, कोई ऑल पार्टीज मीटिंग बुला रहा है, कोई पता नहीं और क्या क्या बुला रहे हैं, वो उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन जो इसके लीगल इम्प्लीकेशंस हैं इस सारे इशू को के, उनको समझने की जरूरत है। 370, पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए कि जब जलजला आता है ना, तो उस जलजले के कुछ आफ्टर शॉक्स होते हैं, उस जलजले के बाद भी झटके लगते रहते हैं। और आईनी एतबार से 370 के जाने के बाद जम्मू कश्मीर में एक जलजला आया, और ये जो अब ये इलेक्शन लॉज और दूसरे के ये कवानीन, ये उस जलजले के बाद के झटके हैं। ठीक सर। और यकीनन तब्दीली रुनमा हुई है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। 370 के जाने से पहले जम्मू कश्मीर का अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट हुआ करता था, अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1957 का। मुल्क में दो
अवामी नुमाइंदगी एक्ट मौजूद हैं, एक 1950 का और एक 1951 का। 50 में जो है वो पार्लियामेंट और असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के हवाले से और फिर वोटर्स कौन होंगे उसकी क्वालिफिकेशंस के हवाले से प्रोविजंस मौजूद हैं, और 51 में ये इलेक्शन कैसे करना है, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो उसकी तफसील जो है उन दो एक्ट्स में मौजूद है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का एक्ट था उसमें एक नुमायां चीज जो थी दफा 12 में कि रियासती असेंबली के लिए जो इलेक्टोरल रोल्स तैयार होंगी, फहरिस्तें, उनमें सिर्फ उसी आदमी का नाम दाखिल किया जाएगा जो जम्मू कश्मीर का पुश्तैनी बाशिंदा होगा, स्टेट सब्जेक्ट होगा। अब जब वो कानून 370 के जाने की वजह से वो रियासती एक्ट हमारा खत्म हो गया, तो कुदरती बात है कि वो शिक जो थी वो दफा 12 की कि रियासती बाशिंदा होना चाहिए तभी वो असेंबली के उस इलेक्टोरल रोल में आ सकता है, वो शिक खत्म हो गई। ठीक सर। जब वो खत्म हो गई तो ये मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह ये भी उसी कानून का इतलाक जम्मू कश्मीर पे भी होने लगा जिस तरह मुल्क के बाहर से इलेक्शन लॉज थे। अब इसको मैंने ये भी देखा कि कंफ्यूज किया जा रहा है कि क्या वो डोमिसाइल होना चाहिए या डोमिसाइल। बेग साहब ने डोमिसाइल का जिक्र किया सर। अब शायद बेग साहब ने भी किया होगा और बहुत सारे लोगों ने किया कि जी ये कैसे मुमकिन है, ये डोमिसाइल होना चाहिए। तो जहां तक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन यानी वोट बनाने का मामला है उसका इस डोमिसाइल के साथ कोई वास्ता नहीं है। वो वास्ता था जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 1957 के एक्ट में, लेकिन जब वो एक्ट रिपील हो गया, वो खत्म हो गया, तो कुदरती बात है कि वो वाला जो वो एक उसके लिए क्वालिफिकेशन थी वो भी खत्म हो गई। ठीक सर। अब ये एक्ट पार हो गया। बाकी यहां इसका कोई वास्ता नहीं है डोमिसाइल के साथ कि जम्मू कश्मीर में आप इस वोटर लिस्ट में तभी शामिल हो सकते हैं जब डोमिसाइल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए कानून मौजूद जो है। अब हमारा चूंकि 57 का एक्ट खत्म हो गया, अब इंडिया का एक्ट जो था 1950 का वो नाफिज हो गया जम्मू कश्मीर में, और उस कानून के अंदर दफा 20 में यह बताया गया है कि जो बंदा किसी जगह का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसको वोटर्स लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है, ये तो कानून में तो लफ्ज आ गया कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, लेकिन इसकी तशरीह आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने की है। ठीक। मसलन डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जिस वक्त 90s में उनको आसाम से राज्यसभा का मेंबर बनाया जाने लगा और उन्होंने अपने वो जो कागजात नामजदगी भरे तो उसमें उन्होंने दीसपुर का अपना एड्रेस शो किया, तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाए लोगों ने कि एक बंदा पंजाब का है या दिल्ली का है जिसका आसाम के साथ कोई लेना नहीं देना नहीं वास्ता नहीं है, तो ये यहाँ कैसे इसको इस स्टेट से कैसे आप वो कर सकते हैं। तो वो मामला जो है वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने 99 में एक जजमेंट दी इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस केस में उन्होंने पैरामीटर्स तय किए कि जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ये क्या होता है, और अगर हम उस पैरामीटर्स के ऊपर जाएं स्ट्रिक्टली तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोई आदमी तब तक जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर नहीं किया जा सकता जब तक वो परमानेंट वहां रहने की नीयत से सेटल नहीं हुआ है। अगर तो कोई आदमी एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या थोड़ी मुद्दत के लिए कोई आदमी किसी जगह जाना चाह रहा है और वो क्लेम करे कि राइट टू वोट मुझे हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो नहीं, नियतन आदतन हैबिचुअल लफ्ज सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। और फिर वो बड़ी उसमें उसके जो सिनोनिम्स हैं इसके परमानेंट के और मुस्तकिल के, वो कोई 8-10 सिनोनिम्स उन्होंने उस पैराग्राफ में लगाए हैं, और जब तक उसकी नीयत साबित ना हो कि वो वहां पर रह रहा है तब तक उसको वहां पर एनलिस्ट नहीं किया जा सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने चूंकि रूल्स बनाने होते हैं, और इलेक्शन कमीशन के रूल्स में देख रहा था लेटली जो आजकल उन्होंने बनाए हुए हैं और जिसके तहत उन्होंने एनरोलमेंट को अलाउ किया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन पे भी हम जाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर कोई आदमी तब तक
किसी जगह पे रजिस्टर नहीं हो सकता है जब तक वो वहां पे परमानेंट रहने की नीयत से ना गया हो। डोमिसाइल इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के जब इंसान वहां पे ही रिहाइश पजीर है, रिहाइश गजीन है, वहीं रहना चाहता है, वही उसकी नीयत है, तब जाके वो होगा। और जो रूल्स बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उसमें उसने मैं देख रहा था, आपको फॉर्म नंबर 6 जो है वो फिल करना होता है वोट रजिस्टर करवाने के लिए। नया वोट लगाना हो तब भी, जब 18 साल का कोई हो जाता है बंदा, तो 18 साल वाला वो जम्मू कश्मीर का अगर बाशिंदा है उसको भी फॉर्म 6 भरना है। और अगर कोई शिफ्ट हो रहा है किसी दूसरी जगह से तो भी उसको फॉर्म 6 भरना है। अब फॉर्म 6 में आपको अपना रेजिडेंस प्रूव करना है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके लिए उन्होंने इलेक्शन रूल्स में मेरे ख्याल से 7-8 चीजें जो हैं वो बताई हैं कि इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे तब जाके आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। मसलन पहले नंबर पे आपकी पासबुक है, बैंक की पासबुक, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, किसान पासबुक, ये एक पासबुक होगी। दूसरा वहां का राशन कार्ड हो, तीसरा वहां का पासपोर्ट हो, चौथा वहां का ड्राइविंग लाइसेंस हो, पांचवा वहां का आपका यूटिलिटी बिल्स जैसे ये टेलीफोन बिल हो गया और बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, ये हो। उसके बाद कोई लीज डीड हो आपकी, आप कहीं किराया नामा किसी मालिक मकान से लेके वो कर रहे हैं तो भी मुमकिन है। और इसी तरीके से उसमें एक चीज जो इन्होंने बताई है वो ये है कि अगर आपके एड्रेस पे आपके नाम से कोई खत आता है, इंडियन पोस्ट की मोहर लगी है उस पर, तो वो भी उसमें एक सबूत के तौर पे जमा करवाया जा सकता है। हालांकि मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आप कह लीजिए कि मुतनाज़ा चीज़ें इसमें एक दो हैं, क्योंकि कोई अगर वो सेल्फ सर्विंग एविडेंस जिसको हम कहते हैं कि खुद अपने लिए पैदा की गई शहादत या गवाही वो बना के, मैं अगर सपोज किसी जगह पुंछ में जाके किसी के साथ सलाम दुआ हो और उसके एड्रेस पे मैं बाहर से जाके चिट्ठी लिख के तो पोस्ट में डाल दूं, दूसरे दिन वो चिट्ठी मेरे नाम से उस एड्रेस पे पहुंच जाए और वो लिफाफा लेके मैं BLO के पास पहुंच जाता हूं और जाके मैं बोलता हूं कि इसकी रजिस्ट्रेशन करो, तो वो मुमकिन है। लेकिन सवाल ये है उसमें BLOs के भी इख्तियारात मौजूद हैं, वो वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वाकईतन ये बंदा यहां पर रह रहा है या नहीं। और अगर उसकी फाइंडिंग ये है कि ये बंदा यहां पर नहीं रह रहा है तो उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा। ये अलग बात है कि वो फिर वो जाएगा अपील में जाएगा, जाके साबित करेगा, लेकिन उसको ये साबित करना है कि ये ऑर्डिनरली उस जगह पे रह रहा है। ठीक। लेकिन ये ठीक है अपनी जगह। मैं कहता हूं कि ये अगर जम्मू कश्मीर का कोई बाशिंदा पंजाब में जाके ये तरीकाकार इख्तियार करता है उसको हक मिलेगा वोट डालने का, और किसी दूसरी जगह भी। बल्कि मैं आपको ये भी कहूं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, जिनका स्पेशल स्टेटस है जो जम्मू कश्मीर की तरह का था, हमारा 370 था, उनका 371 था, वहां भी ये पॉसिबल है, वहां वोट बनाया जा सकता है, वहां डाला जा सकता है। लेकिन देखिए एक चीज है समझने की, हम पॉलिटिकली इसको एक आर्गुमेंट बना सकते हैं लोगों को ये कहने के लिए कि जी यहाँ पे बहुत वोटर आ जाएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुनिया में कई ममालिक में मैं गया हूं, देखा है कि नॉर्मली माइग्रेशन जो है ना, इसकी दो वजूहत होती हैं। एक इंसान अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए एक जगह छोड़ता है, दूसरी जगह चला जाता है। ठीक सर। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक कंडीशंस जो है इंसान को माइग्रेट करने पर मजबूर करती हैं। ये मेनली दो रीजंस होते हैं जिस वजह से कोई आदमी एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चला जाता है। अब हम अगर जम्मू कश्मीर को ले लें तो जम्मू कश्मीर की सेफ्टी और सिक्योरिटी की हालत जो है वो आपके सामने है। हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो यहाँ के बाशिंदे थे, अब वो यहां से रियासत छोड़ के गए और वो आज तक वापस नहीं आ सके। हमें कुछ हजार लोगों को यात्रा करवानी पड़ती है तो वो उस ट्रैक के साथ साथ बंदूक बरदार फौजी और सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोटेक्शन के लिए खड़ा करके हम वो करते हैं, वो यात्रा करवाते हैं।
हमारी इस पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर तो सिक्योरिटी के हालात तो मैं नहीं समझता हूं इस तरह के हैं कि कोई मुल्क के दूसरे किसी हिस्से से आके यहां आबाद होगा। अब दूसरा फैक्टर जो है वो है इकोनॉमिक कंडीशंस। अब यहां ना तो मैं कोई मल्टीनेशनल देख रहा हूं, ना यहां कोई इंडस्ट्री है, ना यहां पे फैक्ट्रियां हैं, ना उस तरह कोई कारोबार है। एक डेड एंड पे एक स्टेट है, चारों तरफ से एलओसी और बॉर्डर से घिरी हुई है। इकोनॉमिक एवेन्यूज तो हैं कोई नहीं। रूल आउट कर सकते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। आम हालात में हम नहीं एक्सपेक्ट करते। थोड़े बहुत जो मजदूर लोग आते हैं जितना वो खप सकते हैं यहाँ, वो तो काम कर रहे हैं और उनसे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं मेरे ख्याल से आज तक। वो आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। हाँ, एक तीसरा तबका हो सकता है जो लोग ये कहते हैं कि ये डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग करके यहां के नक्शे को बदलने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है वो सही हूं। वो ये सोचते हों कि हिंदुस्तान में कोई 25-30 लाख हिंदू मुजाहिद होंगे, जो सेफ्टी उनको पता है यहां नहीं है, जॉब्स भी नहीं है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी नहीं है, लेकिन उसने के बावजूद भी वो आके यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए वॉलंटियर्स के तौर पे आ जाएं और आके कहें कि जनाब हम यहाँ का बाशिंदा बन के तो आपके एमएलए को हरा के तो अपना एमएलए बनाना चाहते हैं और फिर वापस भी चले जाएं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग है, इसका रिवर्स डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग नहीं हो सकती क्या? अगर बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, कहीं से 20 लाख 30 लाख हिंदू आके जम्मू में आबाद हो जाएंगे तो क्या इस मुल्क में मुसलमान नहीं है? 20 लाख हिंदू आके जम्मू में आबाद होते हैं तो 30 लाख मुसलमान जो है वो यूपी बिहार के आके कश्मीर में आबाद हो जाएंगे। क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। ये पॉलिटिकल वो जो है नाराबाजी है। ये इसको मैं नहीं समझता हूं कि ये प्रैग्मेटिक है, काबिल अमल चीज नहीं है। ये इसको एक पॉलिटिकल आर्गुमेंट के तौर पे लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो लिहाजा ये पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता कुछ लोग हैं जो यहां रच बस गए हैं, वो चाहे जम्मू के गिरदोनवा में हों या वादी कश्मीर में हों, पीर पंचाल में, जहां भी हों। उनकी तादाद मेरे ख्याल से उतनी नहीं है कि जो यहाँ के सियासी मंजरनामे पे अपना कोई इम्पैक्ट जो है उस तरीके का छोड़ सकें कि वो जो है वो कर लें, इतनी तादाद में हो जाएं कि वो यहाँ के लोकल लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, उन का आप क्या लीजिए कि पॉलिटिकल डिसीजंस जो अपसेट कर दें, ऐसा मुझे नहीं लगता है। सर, ये पॉलिटिकल डिसीजन की जो आपने बात की ना, कुछ लोगों को ये खदशा है, मतलब जो आम लोग बात करते हैं, जिनको कानून की उतनी समझ नहीं है, जो हमारे सियासी लोग लीडरान जो हैं, रहनुमा हैं, उनके सिर्फ बयानबाजी सुनते हैं। उनको ये लगता है कि क्या हमारे फौजी भाइयों को ये इख्तियार है कि वो वोट डालें? अगर ऐसा है तो 10 से 12 लाख अगर फौज यहाँ पे है, वो अगर यहाँ पे वोट डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो उस खित्ते में जहाँ पे फौज ज़्यादा है, वहाँ जो पुश्तैनी रहने वाले लोग हैं, उस सियासी मंजरनामे को बदल सकते हैं। इसके क्या कानूनी पहलू? मैं आ रहा था, इनफैक्ट मैं आप उस मौजू की तरफ भी आ रहा था। देखिए, ये जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज की तादाद मेरे ख्याल से अब बॉर्डर पार के हमारे जो भाई हैं उनकी बात सुने तो वो कोई 10 लाख बताते हैं, कोई 9 लाख बताता है, कोई 4 लाख बताता है। मेरा भी अंदाजा है 3-4 लाख के बीच में टोटल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेज का वोट जो है ना, इसको हम सर्विस वोटर कहते हैं। वो चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज हों, चाहे सिविलियंस हों, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके जॉब की वजह से वहां जाके सेटल हो गए हैं, तो रह रहे हैं, उनके वोट को हम सर्विस वोटर कहते हैं। अब सर्विस वोटर्स जो हैं उसके लिए कायदा है। आर्म्ड फोर्सेस ने जो इसके पर्सनल थे, चाहे वो आर्मी वाले थे, बीएसएफ थे, सीआईएसएफ थी, सीआरपीएफ थी, या और इस तरह आसाम राइफल्स वगैरह हैं, ये कई एक फोर्सेस हैं। इनकी एक डिमांड रही है जी कि हमें, उनको एक ऑप्शन है, वो अपने आप को सर्विस वोटर के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं और जनरल वोटर के तौर पर भी करा सकते हैं। अब इनमें फर्क क्या है? जो सर्विस वोटर है, मसलन बिहार का एक आदमी है, जम्मू कश्मीर में आर्मी में है, वो सर्विस वोटर के तौर पे
बिहार की असेंबली की अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाएगा और जब इलेक्शन वहां होगा तो वो अपना वोट यहां से बैलेट से या प्रॉक्सी से जो भी तरीकेकार जो है उसके पास अवेलेबल होंगे उनके मुताबिक वो वहां वोट डालेगा। लेकिन उसके साथ साथ उसको जनरल वोटर की हैसियत से भी कानून इजाजत देता है, लेकिन वो जनरल वोटर कहां का होगा? जहां पे वो पोस्टेड है। ठीक। अब लेकिन ये कानून जो है इसको, इस प्रोविजन को नाफज नहीं किया गया। अल्टीमेटली हुआ ये कि मेरे ख्याल से एक नीला गोखले नाम की एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, एक आर्मी ऑफिसर की वो वाइफ है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक ऑर्डर किया, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जाके वहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एतराफ किया कि ठीक है जनाब। उससे पहले ये होता था कि कोई भी आर्मी वाला अगर किसी जगह पे पोस्टेड है तो 3 साल कम से कम उसको वहां पे हुए होने चाहिए थे, तब वो उसको वोट डालने। कौन सा वोट? लोकल वोट। एक तो हो गया उसका सर्विस वाला, वो नहीं, वो सर्विस वाला तो अपने घर का है, वो प्रॉक्सी से भेजे जैसे भी करे, लेकिन वो जहां उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उस पर वोट डालने के लिए 3 साल की शर्त थी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस वक्त ये मामला आया तो वहां पे सेटल ये हुआ कि जो वो सिक्योरिटी पर्सनल जो पीस स्टेशंस पे पोस्टेड है। पीस स्टेशन क्या होता है? पीस स्टेशन ये होता है एक फील्ड ड्यूटी होगी। आर्मी वाला पोस्टेड है, सीआरपी वाला, बीएसएफ वाला, उसकी पोस्टिंग हुई है फील्ड में, जहां उसको एलओसी पे काम करना है, जहां उसको कैंप्स में काम करना है, जहां उसको एम्बुश ड्यूटी करनी है, जहां फ्रिस्किंग एक्टिव ड्यूटी जो है, जो जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पे हम देखते हैं। तो वो सिर्फ वो बंदा जो, ये होगी फील्ड ड्यूटी, फील्ड ड्यूटी वाला नहीं, पीस स्टेशन पोस्टिंग। ठीक। वो आर्मी वाला, वो सिक्योरिटी फोर्स वाला जिसकी पोस्टिंग है पीस स्टेशन के ऊपर। पीस स्टेशन क्या हुआ सर? अब मैं बताता हूं पीस स्टेशन क्या है। पीस स्टेशन वो है कि जिस वक्त आप एक मुश्किल ड्यूटी करते हैं, आपकी यूनिट पूरी बॉर्डर पे जाती है या मिलिटेंसी से फाइट करती है या और ड्यूटी करती है या आरआर की ड्यूटी है, उसके बाद उनको रिलैक्स करने के लिए रियर में लेके जाते हैं, हरियाणा में ले गए, दिल्ली में ले गए, मध्य प्रदेश में ले गए, पंजाब में ले गए, जहां पे वो एक तरह का उनको रेस्ट दिया जाता है, वो थकन उतारनी है ताकि वो अगली पोस्टिंग के लिए प्रिपेयर कर सकें। जी सर। ठीक। वो पीस स्टेशन पोस्टिंग पे जो बंदे हैं, सिर्फ वही जो है वो अपने आप को उस कंस्टिट्यूंसी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सर माफ करिएगा, अगर ये जो आप फरमा रहे हैं सर, इस हिसाब से जम्मू और कश्मीर में आर्म फोर्सेस तो फिर वोट नहीं डाल पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं। मैंने पहले अर्ज किया है कि ये तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जम्मू कश्मीर पूरे के अंदर वो है, लागू है। यहां तो फौजी रात को जूते पहन के सोता है, चाहे वो ऑफिसर हो या चाहे वो बेचारा सिपाही हो। तो जो एक्टिव ड्यूटी के ऊपर है, जो मिलिटेंसी के साथ फाइट कर रहा है, जो बॉर्डर पे एलओसी पे अपनी ड्यूटी कर रहा है, जो और इस तरह की जो ड्यूटी है, जो मैंने बताया नहीं, जैसे कि वो बेचारे वो जूते भी नहीं उतार रहे होते हैं, इस तरह की नौकरी है उनकी। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के अंडर वो जो उसकी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया है। यहां कौन सा पीस स्टेशन है जिसकी पोस्टिंग वाला जो है वो वोट डालेगा? अगर मान लेते हैं 2 मिनट के लिए गांधीनगर है, कैंटोनमेंट है, कोई 2000, 3000, 4000 जम्मू में आर्मी वाले इस तरह के हैं जिनको ये स्टेशन को हम पीस स्टेशन के हैं, और इस पे पोस्टेड अगर 4000 आदमी अपना वोट रजिस्टर कर लेते हैं तो उससे कौन सा तूफान आने वाला है? वैसे बाय द वे ठीक है। बाकी श्रीनगर, कश्मीर, इधर उधर मुझे नहीं कोई जगह ऐसी नजर आती जहां पे पीस स्टेशन पोस्टिंग वाला कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का नौजवान हो और वो रजिस्ट्रेशन करवाए। एक और इसका पहलू भी है, कानून ये कहता है कि एक वोटर सिर्फ एक जगह पे रजिस्टर होना चाहिए। ठीक। अब अगर वो अपने घर पे रजिस्टर्ड है, जिस जगह का वो आना है, जहां से आ रहा है वो, तो उसको वहां से वोट डिलीट करवाना है। ठीक सर। अब मुझे ये बताइए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए एक आर्मी वाला यहां पे पोस्टेड है, उसके बाद पहले वो डिलीट करवाएगा अपने घर वाला जो है वोट, फिर यहां पे रजिस्टर करवाएगा, फिर यहां से ट्रांसफर होगा, दूसरी जगह जाएगा, फिर जाके वहां वो अपने घर वाला रेस्टोर करवाएगा। आपको एक वोट वो करवाने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए कितने दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं बीएलओ के और इलेक्शन ऑफिस के, और फिर कागज और डॉक्यूमेंट और फॉर्म, और कौन इतना
बेकार में बैठा होगा जो अपना वोट जो है वो तफरीह के तौर पर यहां डालने के लिए जो वहां से कटवाएगा, यहां वोट डालेगा, यहां से ट्रांसफर होगा, फिर वहां जाएगा, फिर वहां से नए सिरे से लगवाएगा। ठीक है, ये मजमूई सूरत है। अलबत्ता एक दो चीजें जो मेरे जहन में जो जिन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंसीडर करना चाहिए। एक तो इस चीज पे इबहाम है कि अब फॉर एग्जांपल मैं पंजाब से हूं, मेरा वोट पंजाब में है, मैं जम्मू कश्मीर में आ गया हूं, यहां मुझे मान लीजिए कोई आर्मी पर्सनल हो या सिविलियन हो, तो यहां आके रजिस्टर करवाता है अपना वोट। वहां पे एक प्री कंडीशन होनी चाहिए, जो शिफ्टिंग वाला वोटर है उसको बोलना चाहिए बाबा पहले आप अपना वहां का वोट डिलीट करवाओ, वहां से सर्टिफिकेट लो, और वो सर्टिफिकेट ला के यहां पे फॉर्म 6 के साथ शामिल करो, तब उसका वोट रजिस्टर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पहले वो यहां रजिस्टर करवा ले तो बाद में जाके उधर से कटवाए, ये नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन को इसका ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा, ये जो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक लिफाफा जो है आप अपने नाम का लिखें, और वो नहीं होना चाहिए। वहां जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट, मनमोहन सिंह के जजमेंट में जो स्पिरिट है उसको अंडरस्टैंड करके उसी हिसाब से उस तरह की रिक्वायरमेंट्स रखनी चाहिए जिससे ये जो डाउटफुल कैरेक्टर्स हैं उनको एनलिस्ट करने से बचा जा सके। बाकी एक चीज, ये जो बीएलओज हैं और इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये ड्यूटी निभानी है। खाली ये नहीं कि अब मिसाल के तौर पे बेघर लोग भी हैं। अब बेघर लोग जो हैं वो किसी जगह कोई पुल के नीचे रह रहा है, कहीं पे झोपड़पट्टी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, जिनके पास और कुछ भी नहीं है बताने को, तो उनके मामला में भी कानून भी यही है, रूल्स ये कहते हैं कि बीएलओ को वेरीफाई करना है। बीएलओ फिजिकली वहां जाके देख सकता है कि क्या वाकईतन ये आदमी यहां रह रहा है या कि ये बोगस वोटर है। तो बीएलओ की जो फाइंडिंग है वो बामानी होगी और उसी के ऊपर फैसला होगा। ये अलग बात है कि अगर वो रिजेक्ट करता है तो ऐसी सूरत में वो इलेक्शन, वो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा उसके पास अपील भी हो सकती है। बट ये इतना आसान मामला नहीं है जिस ढंग से ये लोग ये जो कहते हैं कि जी हम यहां से वहां जाके लड़ते हैं इलेक्शन, तो वहां से यहां। यार किसने आपको रोका है? मुझे ये बताइए, बिहार से कोई आदमी आके मेरी कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ेगा, तो अगर मेरे लोग जो हैं वो मेरे साथ नहीं है तो उसके साथ हैं, तो फिर तो उसको हक है ना। फिर तो इलेक्शन तो वोटर्स ने डिसाइड करना है ना। खाली किसी एक के फॉर्म भरने से या नॉमिनेशन फाइल करने से तो नहीं ना इलेक्शन जीता जा सकता। तो अगर वाकईतन मेरी कंस्टिट्यूंसी के लोगों की अक्सरियत ये चाहती है कि बिहार से आने वाला कोई आदमी एमएलए बनना चाहिए, तो फिर बनना चाहिए, फिर क्यों उसको रोका जाए? ठीक, मतलब सर जैसे आप फरमा रहे हैं कि जो वोटर है, वोट बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई किसी का वोट बन जाता है तो वो इलेक्शन यहां लड़ सकता है आसानी से। नहीं, वो तो देखे ना, अगर वो, मुझे याद है यहां दसुआ की एक राजस्थान की एक कंस्टिट्यूंसी है, वहां पे वो कंस्टिट्यूंसी रिजर्व थी एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब, और वहां राजस्थान का गुजर शेड्यूल ट्राइब नहीं है। ठीक, तो वहां मीना और गुजर की फाइट थी, तो गुजर बहुत बड़ा कबीला था, उन्होंने क्या किया, एक गुजर पकड़ा राजौरी से जिसके पास एसटी था, अब उसका एसटी सर्टिफिकेट उधर चलाया और वो कोई 2.5 लाख से ज्यादा वोट ले गया। तो अगर यहां वो कोई उस तरह की सिचुएशन है जिसके इम्कानात कम, जिसके इम्कानात बिल्कुल ना के बराबर हैं, जिसके ना के बराबर हैं, लिहाजा इसको जो है वो मेरे ख्याल से ये इशू जो है इसको गैर जरूरी तौर पर फिर कि कोई कहता है जी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा तो मैंने उससे ये कहा तो फिर ये हो गया। तो सर एक चीज बताइएगा, उस तरफ आएंगे सर। एक चीज ये बताइएगा सर कि आर्म फोर्स का मसला आपने बता दिया हमारे सामने। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटीज में जॉब करते हैं। यूनिवर्सिटीज में जॉब करने का मतलब ये है कि वो कम से कम 30 साल यहाँ पे जॉब कर रहा है, तो वो तो बिल्कुल कानून उसको इजाजत देता है। मैंने कहा ना आपको, जलजले के बाद झटके बर्दाश्त करने होते हैं। अगर कोई 30 साल से बंदा यहां पर रह रहा है और अगर आप भी 20 साल से जाके यूपी में रह रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे आप यूपी में अगर तालीम हासिल करने के लिए गए हैं, आपका वहां 3 साल का कोर्स है, स्टूडेंट्स भी वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए शर्त ये है कि वो स्टूडेंट जो 1 साल के कोर्स, कम से कम 1 साल के कोर्स के लिए गया है, और पसीना तो मेरा निकलना चाहिए, तो नहीं, आपके साथ बैठे हुए अच्छे का निकल जाता है। तो वो अगर 1 साल का कोर्स है जी सर, और वो हॉस्टल में रह रहा है, कानून ये कहता है कि 1 साल के कोर्स वाला जो है वो उस जगह पे
लेकिन वो कोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, ऐसे नहीं कोई वो प्राइवेट वो जो एक कमरे वाली यूनिवर्सिटी है वो नहीं। तो वो अगर वोट डालना चाहता है तो उसको इजाजत है, लेकिन वो उसके ऊपर भी एक कदगन है। कदगन क्या है, जैसे हम रिवीजन कहते हैं ना, जब इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन होती है, रिवीजन होती है, तो जो स्टाफ है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो घर घर जाकर लोगों को एनरोल करे। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है उसको रजिस्टर करना, बल्कि स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो खुद जाके वहां अपने आप को रजिस्टर करवाएगा। ठीक सर, ठीक है नहीं? तो लिहाजा ये छोटे छोटे जो इश्यूज हैं, मेरे नहीं ख्याल है इससे हम डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं उनकी अप्रीहेंशन हमें नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि ये डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग की रिवर्स इंजीनियरिंग भी तो है, मैंने जो आपको मिसाल दी। कल जम्मू का हिंदू उठ के कहेगा जी बिहार के 20 लाख मुसलमान जाके वादी कश्मीर में आबाद हो गए हैं, सेटल हो गए हैं, तो डेमोग्राफी चेंज, ये कुछ नहीं होने वाला है। ये हम खाली अपने एजेंडा को चलाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अलबत्ता जो मेरे ख्याल से जो मैंने 2-3 चीजें पॉइंट आउट की, से कोई आके जम्मू कश्मीर में या किसी जो वाइस वर्सा, तो उसका ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पहले वो यहाँ का वोट डिलीट करवाएगा तब दूसरी जगह रजिस्टर करवाएगा। दूसरा ये जो खाली लिफाफे है इस पे बीएलओज वगैरह को भी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उनकी फाइंडिंग मानी रखेगी। तो ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है जिनको पैदा किया जाता है, कुछ ऑन पर्पस भी और कुछ। सर एक चीज बताइएगा, ये कंफ्यूजन तो है, इसके साथ साथ कल बहुत सारे हमारे सियासी लोगों ने ये कहा कि क्लैरिफिकेशन आ गई है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने कह दिया कि भाई ये वो मसला नहीं है, सिर्फ ये है कि जो 18 साल से उम्र जिनकी ज्यादा है जम्मू कश्मीर में उनके लिए ये सारा कुछ है। तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया ऑनरेबल होम मिनिस्टर का। तो अब ये मैं इस पर नहीं कुछ ज्यादा कहूँगा, इसलिए कि हर किसी को अपनी सियासी दुकान चलानी होती है, थोड़ा बहुत सौदा बेचना होता है। उधर से होम मिनिस्टर साहब को इधर से फोन गया, उधर से क्लैरिफिकेशन आ गई। ये ना फोन पे क्लैरिफिकेशन आती है ना जाती है, इलेक्शन के लाभ मौजूद है। ठीक, और उस बेचारे गरीब जिसके सारे इन्होंने थोपा है कि उसने ये कहा है कि बाहर से आ जाएंगे, उसने नहीं कहा कभी भी कि बाहर से आ जाएंगे। उसकी असेसमेंट जो थी वो असेसमेंट उसको नहीं देनी चाहिए थी 25 लाख वाली। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मेरी असेसमेंट ये है कि कहीं 10 लाख के आसपास वोट्स बढ़ेंगे, लेकिन वो वोट कौन होंगे? जो लास्ट रिवीजन हुई है 2019 में, 19 से 22 3 साल प्लस हो गए जी सर। 3 साल में एक अच्छी खासी तादाद हमारे बच्चों की 18 पार करके 21 तक पहुंच गई है। ठीक सर। सो 18 और 21 जो यानी पिछली रिवीजन के बाद जो लोग 18 से ऊपर आए हैं उनकी अच्छी खासी तादाद होगी। 7 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, 12 हो सकती है। उसमें अगर 1-8 लाख ये बाकी वाले जो सिविल मुलाजम, ये लाख भी नहीं पहुंचेंगे, ये उससे कम ही होंगे। तो ये जो है इसको एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की गई है, या मेरे ख्याल से ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें बड़े सियाने और लीगल माइंड्स मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हैं, पीडीपी में भी शायद होंगे कोई, और इस तरह बाकी पार्टियों में भी। तो इस इशू को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये लीगल इशू इतना बड़ा नहीं है जितना पॉलिटिकल। जी सर, एक आखिरी सवाल सर, ये लोकल और नॉन लोकल ये डेफिनेशन क्या है सर? क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा ये लोकल नॉन लोकल कुछ होता ही नहीं है, सारा हिंदुस्तान जो है वो एक तरह से लोकल ही है। नहीं, लोकल का देखें ना, लोकल नॉन लोकल तो लीगली तो ये कोई टर्म नहीं है, लेकिन लोकल से मुराद हम हमेशा लेते हैं कि कोई इंसान किसी जगह जो रिहाइश पजीर है, रिहाइश गजीन है, वो वहां का लोकल हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है नहीं? तो अगर बाहर से भी कोई बंदा आ गया तो यहाँ अगर उसको कल्चरल इन्फ्लक्स क्या होता है, जिस वक्त एक तहजीब के लोग किसी दूसरी जगह जाते हैं, या तो वो सारी नस्ल दर नस्ल उनको आइडेंटिफाई किया जाता है उसी शनाख्त के साथ, जिस शनाख्त को लेके वो उस जगह आए होते हैं। जैसे ये यहाँ पे हमारे पंजाब में भी है, पंजाब में शायद कम होगा, लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग लोग पाकिस्तान में चले गए और वहां उन्होंने अल्टीमेटली पॉलिटिकली अपना एक ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने वो महाजर मूवमेंट चलाई और फलाना चलाया। इसी तरीके से यहाँ से लोग बाहर दूसरी जगह जाते हैं तो वो उनकी शनाख्त कायम रहती है, या तो वो इतनी तादाद में हों कि जिस जगह पे जाके वो आबाद हो रहे हैं वहां की जो पहले की मौजूद लोकल आबादी है
उसको अपने अंदर जम कर लिया हो तो वो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो ना हो, दोनों आइडेंटिटीज अपनी जगह कायम रहें, तो फिर वो लोकल और नॉन लोकल जो है उसको डिस्टिंग्विश आप कर पाएंगे। लेकिन अगर वो एक दूसरे के अंदर जम हो जाते हैं तो फिर उसको आप लोकल ही कहेंगे, उसको कोई लीगल टर्म इस तरह की। मुर्तजा साहब, ये मतलब मौका है आपसे बहुत कुछ सीखने का, जानने का। ये बताइएगा इस पूरे इशू के ऊपर कुछ फाइनल कुछ आप कहेंगे पूरे इशू के ऊपर के जो सवाल मैं नहीं पूछ पाया, कुछ ऐसा आपके जहन में कि क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो खैर ये तो एक बहुत जनरल किस्म का आपने ऑफर दे दी, शुक्रिया आपका। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि जिस ढंग से इस इशू को पेश किया गया है या कोशिश की गई है, हकीकत वो नहीं है। यहाँ किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपनी सिक्योरिटी रिस्क करेगा, जॉबलेस होके जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज करने के लिए आएगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर वो एक कम्युनिटी का आएगा तो दूसरी कम्युनिटी का भी आ सकता है, तो उस पर पाबंदी तो नहीं होगी ना कि यहाँ पे पंजाब तो बिल्कुल हमारे पड़ोस में है, तो कहीं से भी कोई भी आ सकता है। तो एक कम्युनिटी का होगा या दूसरी का होगा, तो ये इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग वाली बात होगी और कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो हमारा परमानेंट रेजिडेंस का जो कानून था, जो इब्तदा में स्टेट सब्जेक्ट था, बाद में परमानेंट रेजिडेंट हो गया, इसकी बुनियाद क्या थी? ये शेख अब्दुल्ला के नाम से मंसूब किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस। जनरल इंप्रेशन, परसेप्शन ये था जी कि ये शेख अब्दुल्ला ने कोई कानून बनाया हुआ है जो रियासती बशिंदा वाला। ये तो महाराजा हरी सिंह के जमाने में जम्मू के डोगरों ने और कश्मीरी पंडितों ने एक तहरीक चलाई, एक एजिटेशन चलाई कि पंजाब से लोगों को ला के इधर आबाद किया गया है, जिसकी वजह से हमारी नौकरियां चली गई, जिसकी वजह से हमारी तजारत मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से हम सोशली बहुत सारे और इश्यूज का शिकार हो रहे हैं, तहजीब तमद्दन वगैरह। तो उसके नतीजे में जो है ये महाराजा हरी सिंह ने पंजाब से आने वाले लोगों को रोकने के लिए ये कानून बनाया था। तो ये कोई भी देखें, हर इंसान जो है ना वो सबसे पहले अपना आप देखता है। जम्मू का डोगरा सबसे पहले अपना आप देखेगा या वो देखेगा मुझे किसी दूसरी जगह से किसी को लाके यहाँ बात करना है? या कश्मीरी मुसलमान जो मैंने आपको वो जो रिवर्स डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग बताई, वो पहले अपने आप को पसंद करेगा या वो सोचेगा मैं यूपी के मुसलमान को लाके बात करूंगा या पंजाब का सिख होगा या कुछ? ये सारी फर्जी बातें हैं। मैंने आपको माइग्रेशन के बुनियादी असूल बता दिए हैं। या तो अपनी जान बचाने के लिए कोई भाग के किसी जगह अपना लेता है, या अपने माशी हालात को बेहतर करने के लिए। ये दोनों सूरतें यहाँ है नहीं, और हिंदू मुजाहिद यहाँ कोई नहीं आने वाला, ये मैं आपको बता दूं। एडवोकेट मुर्तजा खान साहब इस वक्त हमारे मेहमान थे। 4 और 5 दिन से जो एक जम्मू और कश्मीर में हंगामा बरपा है, एक शख्स जिसका ताल्लुक एक दफ्तर से है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसके बाद हम तमाम लोगों ने अपने अपने तौर पर उसके मानी निकालने की कोशिश की। उसमें सियासतदान भी शामिल हैं और उसमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं, और आम लोगों ने मीडिया और सियासतदानों को सुनकर एक परसेप्शन बना ली कि क्या होगा, 25 लाख लोग बाहर से आ जाएंगे और जम्मू और कश्मीर की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। जम्मू और कश्मीर में बाहर के लोग अब आके यहाँ पे एमएलए भी बनाएंगे और उससे ज्यादा एमएलए बनाएंगे भी। जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या अलग अलग लीडरान के हमने बयान सुने हैं, उसके बाद अगर आप ये इंटरव्यू देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये जो हंगामा हमने पिछले 4-5 दिनों से बर्पा कर रखा है, ये सिर्फ इसलिए है कि मीडिया वालों को टीआरपी चाहिए और सियासतदानों को अपनी दुकान चलानी है, तो वो इसको हवा देने की कोशिश करते हैं। ना तो इस तरह के फैसले हवा में होते हैं और ना ही इस तरह के फैसले हवा में वापस लिए जाते हैं। जिस तरह बहुत सारी चीजें हमने कल भी देखी कि जब क्लैरिफिकेशन आया कि हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक ही दिन में उन्होंने इस मसले को ही हल कर दिया। ये चीजें ना ही एक दिन में पैदा होती हैं और ना ही